बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ अहम चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करते हैं। तो मौलाना तारिक जमील साहब के ख़िलाफ़ दोबारा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। लगभग 3 साल के बाद, लगभग सवा दो साल के बाद, तकरीबन सवा 2 साल के बाद दोबारा उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। क्योंकि जब तक मौलाना साहब नवाज शरीफ साहब के बारे में बात करें, शहबाज शरीफ साहब के बारे में बात करें, पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए दुआ करवाएं या उनके साथ मौजूद रहें, तब तक मौलाना साहब के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता। लेकिन जब कभी मौलाना साहब जो हैं वो बात कर रहे हों, तारिक जमील साहब इमरान खान साहब के हक़ में या कोई इस तरह की बात करें जो इन PDM की जमातों को सूट ना करे, तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो खुल जाते हैं और खुल कर जो है वो फिर उस तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं जो एक आलम दीन के ख़िलाफ़ उनको ज़ेब नहीं देती। मौलाना साहब ने कहा क्या? मौलाना साहब ने कहा कि ये गलत चीज़ें करके तुम अल्लाह के सामने कैसे पेश हो जाओगे, अल्लाह का सामना कैसे कर सकते हो। वो झूठ के ख़िलाफ़ बात करते हैं, लालच के ख़िलाफ़ बात करते हैं, वो ज़मीर फरोशी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, वो इंसानों की तकालीफ़ के बारे में बात करते हैं, वो इंसानियत के हक़ में बात करते हैं। और एक आलम दीन क्या कर सकता है? जब वो ये बात करते हैं तो आप सबको तकलीफ़ शुरू हो जाती है। यानी मैंने एक चीज़ पे गौर किया है, जब भी आप ये कहें कि चोरी इस मुल्क में बंद की जाए, तो जितने चोर हैं ना, वो सारे, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, वो सारे आ जाते हैं। जी आप हमें चोर क्यों कह रहे हैं? यार आपको तो नहीं चोर कहा, आपका नाम तो नहीं ले रहे, आपको तो नहीं कह रहे कि आप चोर हैं, आपकी तो दाढ़ी में सिर्फ तिनका है और आप अपने ऊपर बात को ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में ये दुआ करवाएं कि या अल्लाह जिस जिसने पाकिस्तान को लूटा है वो सारे नेस्तो नाबूद हो जाएं, तो बहुत सारे लोग वैसे ही आपके दुश्मन हो जाएंगे। वो कहें यार ये क्या बात हुई, यार हमारे खिलाफ बदुआएं। यार आपके खिलाफ थोड़ी कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जिस जिसने पाकिस्तान को लूटा है। इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो काणे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनके अपने अंदर बुग़्ज़ भरा हुआ है और उनके अपने अंदर जो फ़नी ख़राबी है ना, उसकी वजह से उनको पता है कि वो क्या कुछ करके आए हैं, अपने बारे में वो अच्छी तरह जानते हैं। लिहाजा जब भी मौलाना साहब कोई दीन की, ईमान की और इंसाफ की बात करते हैं तो फ़ौरी तौर पर उनके ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं जो इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। मौलाना तारिक जमील साहब को मैं आज तक मिला नहीं हूँ, लेकिन कल भी बतौर आलम दीन मेरे लिए वो मोहतरम थे, आज भी मोहतरम है। मैं यहाँ बहुत सारे ऐसे मौलवियों को जानता हूँ जो छोटे छोटे ओहदों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए किस हद तक गिर जाते हैं, किस हद तक निचले लेवल पे चले जाते हैं और क्या हरकत शुरू कर देते हैं, वो सब जानते हैं। वो सब जानते हैं उनके किरदार को भी और उनकी हरकत को भी। क्या आपने कभी मौलाना तारिक जमील साहब को किसी सरकारी ओहदे के ऊपर देखा है? हर हुक्मरान से जाकर वो मिलते हैं, नवाज शरीफ को भी मिलते हैं, पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों को जाकर मिलते हैं, ये PTI के लोगों को जाकर मिलते हैं, जो बड़े सहाफ़ी उनको जाकर मिलते हैं, हर बंदे को जाकर तबलीग करते हैं। तो मौलाना तारिक जमील साहब तो कोई सरकारी ओहदे लेकर नहीं बैठे हुए। अब उनको जो है वो मुख्तलिफ जो PDM के सहाफ़ी हैं वो उनको ताने दे रहे हैं, उनको दोबारा उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। इंतहाई गैर मुनासिब और गलत हरकत है। 13 अगस्त के जलसे का मुकाम तब्दील किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने और उसको अब लाहौर में ले आए। यहाँ लाहौर में हॉकी ग्राउंड है, यहाँ पे ये जलसा होगा, बहुत बड़ी जगह है और यहाँ पार्किंग का इंतज़ाम बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत दूर दूर तक आप पार्किंग में गाड़ियाँ लगाकर बड़े आराम से आप जलसागाह में आ सकते हैं। फिर यहाँ पे ग़ालिबन आतिशबाज़ी का इंतज़ाम भी होगा और इसके साथ जो है जश्न आज़ादी को भी मनाया जाएगा। इमरान खान साहब खुद यहाँ पे मौजूद होंगे और वो आगे के लायामल का ऐलान करेंगे। देखिए इमरान खान साहब अगर कुछ भी ना करें ना, सिर्फ हर थोड़े अरसे के बाद एक जलसा करते रहें, लोगों को सिर्फ मोटिवेट रखें, अपने साथ जोड़ कर रखें और जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसको एक्सपोज करते रहें और जो उनके सहूलतकार हैं उनके ऊपर दबाव बनाई रखें, तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। जब भी इलेक्शन होगा इमरान खान साहब जीत जाएंगे। इसीलिए उनको नायल करने के लिए गेम चलाई जा रही है, लेकिन वो गेम भी बन नहीं रही। वो क्यों नहीं बन रही? वहाँ पे को मशवरा दिया गया है, हुकूमत की कानूनी टीम ने हुकूमत को मशवरा दिया है, उसके ऊपर एक खबर है, मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब ने क्योंकि 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, तो होना तो ये चाहिए कि अवैस नूरानी साहब जो हैं वो एक हल्के से इलेक्शन लड़े हैं, एक हल्के से जो है वो नूरानी साहब लड़े हैं, फजल रहमान साहब लड़े हैं, जरदारी साहब लड़े हैं। जरदारी साहब की एक बेटी को लॉन्च करना है लियारी से, उनको इलेक्शन लड़ाएं। वो जाती आती भी रहती हैं लियारी में, अपनी बहन को इलेक्शन लड़वाना है, उनको लड़वाएं। और शरीफ ख़ानदान जो है वो जिन लोगों को लॉन्च करना चाहता है उनको इलेक्शन लड़वाए। ये सारी जो पॉलिटिकल क़यादतें हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की, असफंद यार वली वो इलेक्शन लड़ें। तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ इमरान खान के ख़िलाफ़ मैदान में आकर, आफ्ताब शेरपाओ, ये सारे मिलकर इलेक्शन लड़ें और इमरान खान को शिकस्त दें। अभी जो एक खबर आ रही है वो शाकिर महमूद ऐवान साहब हैं,
एक जर्नलिस्ट, उन्होंने एक ट्वीट करते हुए खबर दी। उन्होंने कहा इमरान खान के बाद तहरीक-ए-लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी को भी 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाब में उतारने के फैसला कर लिया गया है। पीडीएम जमातें हाफिज साद रिजवी की सपोर्ट पर गौर कर रही हैं। अगर हाफिज साद रिजवी खड़े हो जाते हैं 9 हलकों से और पीडीएम की तमाम जमातें इनको सपोर्ट करती हैं, तो पीडीएम की जमातों के लिए ये भी सोचने का मुकाम है कि क्या उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं था। और हाफिज साद रिजवी साहब जो है, उनकी अपनी एक फॉलोइंग है, सब जानते हैं तहरीक-ए-लब्बैक की। वो लोग इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा भी करने जा रहे हैं। उसी जलसे की वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना प्रोग्राम लाहौर में शिफ्ट कर लिया है और वो किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहते। ये बाकायदा एक तसादुम की कोशिश की गई थी। कुछ सहाफ़ी, आपको याद होगा, माजी में बहुत कहते रहे हैं कि तहरीक-ए-लब्बैक जैसी जमात को पीटीआई के मुकाबले में लाया जाए ताकि इनको पता चले। कुछ कहते रहे मौलाना फजल रहमान साहब अपने तालिब इल्मों को लेकर आए मदारिस के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुकाबले में और इनके कारकुनों को सबक सिखाया जाए। तो वो लोग क्या चाहते हैं पाकिस्तान में कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के कारकुन एक दूसरे को मारें? खुदा का वास्ता, तहरीक-ए-लब्बैक के कारकुन भी पाकिस्तानी हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के जो कारकुन हैं वो भी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन भी पाकिस्तानी हैं। जो अच्छी पॉलिटिकल क़यादत है या जो लोग पाकिस्तानी ज़हन रखते हैं वो कभी भी ऐसा कोई तसादुम नहीं चाहेंगे। लिहाजा क्योंकि तहरीक-ए-लब्बैक ने कहा कि हमने पहले से ये दरख्वास्त कर रखी है कि हम इस्लामाबाद में जलसा करेंगे, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, तो ठीक है वो वहाँ जाए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना मुकाम तब्दील किया और वो लाहौर शिफ्ट कर दिया उन्होंने अपना जलसा, और अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लाहौर में जलसा करने जा रही है। लेकिन क्या साद रिजवी साहब वाली ये खबर दुरुस्त है? इसके ऊपर तफसीलात आ जाएंगी, वो आपके साथ हम शेयर कर देंगे। अब हुकूमती टीम ने मशवरा क्या दिया है, हुकूमत की जो कानूनी टीम है उसने पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से क्या मशवरा दिया है? उन्होंने कहा मोहतात रहें। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हुकूमत की जानिब से, और ये ARY ने खबर दी है, हुकूमत की जानिब से पीटीआई पर पाबंदी से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस हैं। ताहम अब कानूनी टीम ने खबरदार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने हुकूमत को पीटीआई के ख़िलाफ़ किसी बड़ा इक़दाम करने से गुरेज करने और मोहतात रहने का मशवरा दिया है। ज़राए का कहना है कि आर्टिकल 62-63 के तहत इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि चेयरमैन पीटीआई की डिक्लेरेशन पर कोई आम शहरी अदालत से रुजू कर सकता है। पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर एहतियात और दरगुजर करें तो हमारा हाथ ऊपर रहेगा। अगर तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी लग भी गई तो वो किसी और नाम से रजिस्टर्ड हो जाएंगे और उनकी मकबूलियत में फिर आपको पता है और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। कानूनी माहिरीन के मशवरे पर ही काबीना अरकान को सोच समझ कर राय देने का कहा गया है। वज़रा को फैसले की कॉपियाँ, समरी के पॉइंट्स देकर कहा गया कि आइंदा इजलास में अपनी राय दें। कानूनी माहिरीन का मौक़िफ़ है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हुकूमती फैसले के बाद 15 रोज़ में अदालत जाना होगा, जबकि वफाकी काबीना की राय आने के बाद जो है वो हतमी फैसला किया जाएगा। अब यहाँ पे मोहतात रहने का इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी का निशान वापस ले लेंगे या आप इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर देंगे तो ये एक नए निशान के साथ वापस आएंगे, एक नई ताकत के साथ वापस आएंगे। अगर आप इमरान खान को फ़र्ज़ करें नाअहल कर भी देते हैं तो भी पाकिस्तानी इस वक्त तुले हुए हैं, वो इमरान खान को उसकी गैर मौजूदगी में 2/3 अक्सरियत दिलवाएंगे, उसकी हुकूमत बनाएंगे और 2/3 अक्सरियत से इमरान खान दोबारा कानून साजी करके फिर इलेक्शन लड़ेगा अहल होकर और फिर वापस आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। अब इमरान खान का रास्ता रोकना, आप उसको थोड़ी देर के लिए मौखर कर सकते हैं, थोड़ा सा लेट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते। अब रोकने का टाइम गुजर गया है और मेरे ख्याल में अवाम ने जो फैसला कर लिया है, अवाम की राय बदलने की हर कोशिश करके देख ली गई है, लेकिन अवाम की राय बदल नहीं रही है। और आखिर में क्या किया गया? यहाँ तक चले गए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान ने खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फ़ौज के शोहदा की तौहीन की है। इससे भोंडा और गलत इल्ज़ाम कोई हो नहीं सकता। इमरान खान पाकिस्तान का वो वाहिद पॉलिटिकल लीडर है जिसने अपने मुँह से कहा कि मेरे से ज़्यादा पाकिस्तान की फ़ौज ज़रूरी है। हालांकि पाकिस्तान का हर लीडर, मौलाना फजल रहमान कहते हैं मैं ज़्यादा मोहतरम हूँ तुमसे। ये फजल रहमान साहब का स्टेटमेंट है कि मैं ज़्यादा मोहतरम हूँ तुमसे, ज़्यादा मोतबर हूँ। खुद कहा फजल रहमान ने अपने मुंह से। नवाज शरीफ साहब अपने मुंह से बातें करते रहे, मुझे क्यों निकाला, और वो फौज को ब्लेम करते रहे। इमरान खान ने निकलने के बाद भी कहा कि मेरे से ज़्यादा इस मुल्क को फौज की ज़रूरत है। उस आदमी के ऊपर ये भोंडा इल्ज़ाम अवाम कभी नहीं मानेगी। लोग इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। उल्टा भी लटक जाए ना, फिर भी लोग इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। यानी मरियम नवाज अपने किए हुए ट्वीट के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इमरान खान अपने 2 करोड़ फॉलोअर्स में से किसी गुमनाम बंदे के किए हुए ट्वीट के लिए जिम्मेदार है।
लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं, ऐसे थोड़ी मान जाएंगे। ऊपर से एक और ख़बर आ गई है, चीज़ें खुल जाती हैं आजकल के दौर में, छुपी नहीं रहती, और ये खबर छप भी चुकी है। मैं एज इट इज़ आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सदर आरिफ अलवी को शोहदा के जनाजे में शिरकत से वज़ीर आज़म हाउस से रोके जाने का इंकशाफ हो गया है। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सदर और वज़ीर आज़म हाउस में राब्तों का इंकशाफ हुआ है, जिसमें सदर ने कहा, सुप्रीम कमांडर हूँ, जनाजे में जाना चाहता हूँ। और ये जो इंकशाफ हुआ है कि लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सदर और वज़ीर आज़म हाउस में राब्ता हुआ था। सदर मुमलिकत ने यह कहा कि मैं फ़ौज का सुप्रीम कमांडर हूँ और जनाजे में जाना चाहता हूँ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस से सदर को जवाब दिया गया कि अभी नहीं, पहले वज़ीर आज़म जाएंगे। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से रोके जाने के बाद सदर के खिलाफ मुहिम चलाई गई और ये तासुर दिया गया, वो सलीम साफ़ी वगैरह ये चला रहे थे, आपको पता होगा, कि शोहदा के लवाहिकीन सदर से मिलना ही नहीं चाहते। ज़राए का कहना था कि पार्लिमानी निज़ाम के तहत सदर को कहीं आने जाने के लिए वज़ीर आज़म की मर्ज़ी दरकार होती है, क्योंकि जो इंतज़ामात हैं वो वज़ीर आज़म हाउस से होते हैं। ज़्यादा गवर्नर है, जैसे वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला हाउस जो है वो ज़्यादा ताकतवर होता है गवर्नर की निस्बत। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं वो सारी वज़ीर आज़म हाउस के पास होती हैं। सदर जो है वो बेशक सुप्रीम कमांडर है पाकिस्तान की फोर्सेस के, लेकिन उन्होंने कहा मैं जाना चाहता हूं क्योंकि इंतज़ामात वज़ीर आज़म हाउस ने करने थे। तो वहाँ से जवाब आया, नहीं आप नहीं जाएंगे, पहले वज़ीर आज़म जाएंगे। और उसके बाद फिर जानबूझकर ये खबरें चलाई गई कि एक्चुअली हुआ ये है कि वो लवाहिकीन आने ही नहीं देना चाह रहे थे सदर मुमलिकत को, और इमरान खान साहब ने जाने के बाद इस तासुर को भी ज़ाइल कर दिया। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि पार्लिमानी निज़ाम के तहत सदर को कहीं आने जाने के लिए वज़ीर आज़म की मर्ज़ी दरकार होती है और सदर की जानिब से वज़ीर आज़म हाउस को आगाह करना होता है जो उनकी आमदोरफ्त के इंतज़ामात करते हैं। तो ये जी अब एक इंकशाफ हुआ है और ख़बर आपके सामने मौजूद है कि किस तरीके से सदर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ PMLN की हुकूमत ने या PDM की हुकूमत ने पहले एक चाल चली और उसके बाद उस चाल के ऊपर एक प्रोपेगेंडा करवाया है। एक और ख़बर है जी मेरे पास, और ये बहुत बड़ी खबर है, और ये खबर आई अफ़गानिस्तान से। APS हमले का मास्टरमाइंड उमर खालिद खरासानी बम धमाके में वहाँ पे मारा गया। APS हमले का मास्टरमाइंड उमर खालिद खरासानी अफ़गानिस्तान के सूबे पक्तिका में बम धमाके में हलाक हो गया। धमाके में उमर खालिद के 2 साथी मुफ्ती हसन और हाफिज़ दौलत भी हलाक हो गए। उमर खरासानी जो है, इनका शुमार TTP के अहम कमांडरों में किया जाता था। उमर खालिद खरासानी ने गुज़िश्ता दिनों काबुल में पाकिस्तान के साथ अमन मुज़ाकरात में भी हिस्सा लिया था। तालिबान रहनुमा एहसानुल्लाह एहसान ने उमर खालिद खरासानी की मौत की तस्दीक कर दी है। उमर खालिद खरासानी का अलकायदा और उसके सरबराह ऐमन ज़वाहिरी से भी करीबी ताल्लुक़ था, जो चंद रोज़ कबल एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। अमरीका ने उमर खालिद खरासानी के बारे में इतला देने जिंदा या मुर्दा पकड़ने वालों के लिए $3 मिलियन के इनाम का ऐलान कर रखा था। तो अब ये एक और ख़बर है, और जो APS के अंदर जो बच्चे शहीद हुए उनके वालिदैन के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ी ख़बर है, और उन फ़ौजी घरानों के लिए बहुत बड़ी ख़बर है जिनके बच्चे वहाँ स्कूल में पढ़ते थे। बहुत सारे ज़ख्मी, बहुत सारे शहीद हुए। आज भी कई बच्चे जो हैं वो अपने जिस्मों पर निशान लेकर स्कूल में जाते हैं, वहाँ तालीम हासिल करते हैं, बल्कि अब तो वो स्कूल से फ़ारिग तहसील होकर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं बच्चे। इस वाक़े को भी अब 8 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी जब ये वाक़या याद आता है तो रूह कांप जाती है कि कितना खौफनाक ये वाक़या था। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा की एक ट्वीट मेरी नज़र से आज गुजरी, मैंने आपको पिछले वीलॉग में सुनाई भी है कि ये लोग कितने ज़ालिम हैं कि जिनके बच्चे शहीद हुए उन्हीं के ऊपर डाल दिया। ये कहा कि अपने ही बच्चों को कत्ल किया वहाँ APS स्कूल के अंदर, और जल्दी लोगों को ये पता चलेगा तो खलाई मखलूक डरो, बहुत ज़्यादा डरो। इस किस्म की बातें जो हैं वो मरीम नवाज़ साहिबा करती थी, लेकिन अब वो इक़्तिदार में है और उनके पास बाकायदा सिक्योरिटी मौजूद है, सिक्योरिटी फोर्सेस की, और उन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस की सिक्योरिटी उनके पास मौजूद है जिनके ऊपर वो जुमले कसा करती थी और इस तरह की बातें करती थी। एक और बुरी खबर है, इम्पोर्टेड सरकार में अच्छी खबर सुनने को बहुत कम मिलती है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ना सिर्फ 200 दवाइयों की कीमत में 10 से 20% इजाफा कर दिया गया है, बल्कि बहुत सारी अहम अद्वियात मार्केट से गायब कर दी गई हैं। 2 माह के दौरान ब्लड प्रेशर की दवाओं में 10% और प्रोस्टेट में 15 और कैंसर की दवा में 20% का इजाफा कर दिया गया है। इस तरह कैंसर की दवाई का रेट 12,000 रुपये से बढ़कर 17,000 रुपये तक हो गया है। सांस के मर्ज़ के अंदर जो लोग मुब्तला होते हैं उनकी दवाई की कीमत 1300 से बढ़कर 1600 रुपये तक हो गई है।
शुगर के जो मरीज़ हैं उनकी दवाई 964 रुपये से बढ़कर अब 1142 रुपये में मिलेगी। और प्रोस्टेट की दवाई जो है वो 2800 रुपये से बढ़कर 3564 रुपये में मिलेगी। दिमागी अमराज और एंटीबायोटिक की कीमत में 15% तक इजाफ़ा कर दिया गया है। चाहे गुर्दों के मरीज़ हों, चाहे दीगर मरीज़ हों, सादा पैनाडोल की गोली हो, दूसरी अद्वियात हों, कुछ दवाइयाँ तो मार्केट से गायब भी हो गई हैं। तो ये किस तरह का माफिया है जो इस वक्त चीज़ों को देख रहा है। बहरहाल ये वीलॉग ख़त्म करने से पहले सिर्फ आपको एक बात याद दिलाता चलूँ कि पाकिस्तान के जो वज़ीर सेहत हैं इस वक्त, उनका नाम है जनाब कादिर पटेल। आपको याद तो होगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।